Hello and welcome to GS Vault by Sandeep. In this video, we are going to have a look at part first of the Constitution of India. और हमारा पर्पज़ है कि पार्ट वन यानी कि भारत के संविधान के पार्ट फर्स्ट में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उनका एक ओवरव्यू लिया जाए और ऐसे करके हम लोग बारी बारी धीरे धीरे पार्ट वन से लेके पार्ट 22 तक जितने भी पार्ट्स हैं हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के उन सब के सारे आर्टिकल्स एक एक करके देखेंगे। उन आर्टिकल्स का एक जनरल ओवरव्यू लेंगे, ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। बस ये ध्यान रखने के लिए कि अगर इस तरीके का फैक्चुअल क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में तो आप आसानी से आर्टिकल्स मैच कर सको और ये याद कर सको कि किस आर्टिकल में कौन से सब्जेक्ट्स दिए गए हैं या कौन सा मैटर दिया गया है, क्या रूल्स दिए गए हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं हम इसमें पार्ट वन जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 के बीच में 4 आर्टिकल्स बताता है। पार्ट वन में कुल 4 आर्टिकल्स हैं, जिसमें जो सबसे पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 जो है ये एसोसिएटेड है यूनियन नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन से। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन यानी कि जो संघ है भारत, है ना, इसका नाम और इसकी टेरिटरी। और आर्टिकल नंबर 1 जो है कहता है, आर्टिकल नंबर 1 का सब सेक्शन 1 या कह लें कि 1 का क्लॉज 1 जो है ये कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखना है कि ये जो आर्टिकल है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये जो आर्टिकल है पहला आर्टिकल, ये 2 प्राइमरी फंक्शन या 2 प्राइमरी पर्पजेस के लिए है। पहला ये कि ये जो है इंडिया के 2 ऑफिशियल नाम बता रहा है, 2 ऑफिशियल नाम बता रहा है। पहला नाम क्या है कि इंडिया और दूसरा नाम है भारत। तो यानी इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन स्टेट या, है ना, जो भी सरकारी ऑफिशियल कागज़ होंगे या डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सब में इंडिया के 2 ही नाम लिखे जा सकते हैं, एक इंडिया और दूसरा भारत। और जो दूसरा पर्पज़ है वो इस आर्टिकल का वो ये बता रहा है, ये नेचर ऑफ, है ना, इंडियन स्टेट बता रहा है, ये नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर, बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन बता रहा है। या इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द स्टेट, नेचर ऑफ द स्टेट। स्टेट कहने का मतलब कि जो पूरी इंडियन पॉलिटी है उसका नेचर, उसकी प्रकृति बताने का काम कर रहा है ये आर्टिकल। और क्या कह रहा है कि इंडिया जो है स्टेट्स का यूनियन है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि क्या नोट करना है आपको कि इसमें फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है ना, उसकी बजाय जो है फेडरेशन टर्म इज़ नॉट यूज्ड। उसकी जगह जो है हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उसकी जगह यूनियन वर्ड का इस्तेमाल करना ज़्यादा सही समझा, बिकॉज यूनियन रिप्रेजेंट्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या द सेंटर हैज़ बीन कॉन्शियसली मेड स्ट्रांगर, है ना, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रांग सेंटर। यूनियन शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि द यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी स्ट्रांगर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द स्टेट, या कि स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसीलिए फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। और इसमें ध्यान रखेंगे कि अगर जब हम फेडरेशन कहते हैं तो whenever we compare India, if it is a federation or not, we compare it with the constitution of USA। USA जो है एक ट्रू फेडरेशन है और ट्रू फेडरेशन कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेट जिसमें डिवीज़न ऑफ पावर्स यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीज़न ऑफ पावर्स किया गया हो, है ना, बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। और वो किस बेसिस पे किया गया हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी या फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्गर स्टेट्स। तो जो यूएसए का फेडरेशन है उसमें स्टेट्स स्ट्रांग हैं, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया इज़ अ फेडरेशन लाइक कनाडा, इंडिया इज़ अ फेडरेशन लाइक कनाडा,
ये यूएसए के जैसा फेडरेशन नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है हमको। इंडिया इज़ अ फेडरेशन लाइक कनाडा। इसका मतलब क्या है कि इंडियन यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा पावरफुल होगी। तो ये ध्यान रखेंगे कि इंडिया इज़ अ फेडरेशन या इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आर्टिकल नंबर 21 कह रहा है। और ये कॉन्सेप्ट हमारा जो फेडरेशन है वो कनाडा के जैसा फेडरेशन है। इसी से रिलेटेड एक और केस याद कर सकते हैं कि SR बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया इज़ अ फेडरेशन। SR बोम्मई केस 1994 में द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ फेडरेशन। इंडिया इज़ अ फेडरेशन सुई जेनेरिस। फेडरेशन सुई जेनेरिस, इसका अर्थ क्या है, व्हाट डज इट सिग्निफाई, कि इंडिया इज़ अ फेडरेशन ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने आप में उत्पन्न हुआ या है ना जन्म लिया एक फेडरेशन है, इट इज़ ऑफ इट्स ओन काइंड, है ना, तो इसको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक और टर्म आता है कि KC वेयर। KC वेयर ने कहा कि इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरेशन। क्वासी फेडरेशन यानी कि अर्ध संघ है। क्वासी मतलब कि हाफ है ना, पूरी तरीके से फुल्ली फेडरल नहीं है, फुल फेडरेशन नहीं है, ट्रू फेडरेशन नहीं है जैसा कि यूएसए वाला है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल नंबर 1 से क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखना है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इसमें हम स्टेट्स की बात करते हैं। ये जो फेडरल रिलेशन है वो स्टेट्स और यूनियन के बीच में है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं फेडरेशन का पार्ट नहीं है, इस यूनियन का पार्ट नहीं है ना। तो इसका मतलब ये भी हुआ, ऐसे जैसे इसको एक बार ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये कह रहे हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, यहाँ सवाल ये उठेगा ना कि यूनियन टेरिटरीज़ का फिर क्या होगा। तो यूनियन टेरिटरीज़ की तो आर्टिकल नंबर 1 बात ही नहीं करता। इसका मतलब ये है कि इंडिया अगर एक फेडरेशन है, एक यूनियन है, तो किसका है, स्टेट्स का है। तो जो रिलेशन इंडिया में स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में होगा, वही सेम रिलेशन यूनियन टेरिटरीज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में नहीं होगा। यह आर्टिकल नंबर 1 सिग्निफाई करता है ना, बताता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि टेरिटरी है ना, टेरिटरी शब्द में जब टेरिटरी शब्द की बात करते हैं तो टेरिटरी वर्ड में जो है स्टेट्स की भी टेरिटरीज शामिल है, स्टेट्स की टेरिटरीज भी शामिल है और यूनियन टेरिटरीज भी शामिल है, यूनियन टेरिटरीज भी शामिल है। लेकिन इंडिया एज अ यूनियन जो है वो केवल सेंटर और स्टेट्स का यूनियन है, ना कि सेंटर और यूनियन टेरिटरीज का यूनियन है। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 1 हो गया। उसके बाद पार्ट 2 में एक दूसरा आर्टिकल मिलता है, आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 कहता है, आर्टिकल नंबर 2 रिलेटेड है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ये रिलेटेड है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसका न्यू स्टेट्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ जब हम न्यू स्टेट्स कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा स्टेट जो पहले से इंडिया का पार्ट नहीं है ना, which is not a part of India, not a part of India, है ना, not a part, या which was, इसको ऐसे लिख लेंगे, which was not a part earlier, जो पहले इंडियन टेरिटरी का भाग नहीं था, उसको फिर से मतलब कि नए सिरे से शामिल किया गया है या अभी जस्ट शामिल किया गया है, उसको एज ए स्टेट इस्टेब्लिश करने का काम आर्टिकल नंबर 2 के तहत किया जाता है। और इसकी पावर जो है किसके पास है, एडमिट करने का पावर किसके पास है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन एडमिट न्यू स्टेट्स और न्यू टेरिटरीज इनटू इंडिया। इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आप सिक्किम का एग्जांपल ले सकते हैं कि सिक्किम जो है 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो सिक्किम 1950 में वॉज अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट। प्रोटेक्टोरेट स्टेट कहने का मतलब क्या है कि ये इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड एक टेरिटरी थी। इसको 1975 में या 74 में वाया द 35th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 1974 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक संशोधन किया गया 35th अमेंडमेंट, और इसके माध्यम से एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल नंबर 2A। और इस आर्टिकल नंबर 2A के तहत सिक्किम वॉज मेड एन एसोसिएट स्टेट। सिक्किम वॉज मेड एन एसोसिएट स्टेट। अब एसोसिएट स्टेट कहने का मतलब क्या था कि ये फुल स्टेट नहीं था, बल्कि इसको एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। रिलेशंस डिफाइन किए गए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सिक्किम के बीच के क्या रिलेशंस होंगे। लेकिन ये अरेंजमेंट जो है ज़्यादा लंबा नहीं चला।
1975 में वाया 36th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 36th अमेंडमेंट किया गया और इसके माध्यम से जो है 2A को रिपील कर लिया गया, जो नया आर्टिकल जोड़ा गया था उसको रिपील कर लिया गया एंड सिक्किम वॉज मेड अ फुल स्टेट। सिक्किम वॉज मेड अ फुल स्टेट। तो इसको हम ये कहेंगे कि कोई ऐसी टेरिटरी, कोई ऐसा क्षेत्र जो पहले से भारत का पार्ट नहीं है ना, इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं है, उसको भारत में अगर शामिल करना हो और एक नए स्टेट का दर्जा देना हो, उसको नए स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश करना हो, तो वो आर्टिकल नंबर 2 के तहत होता है। और ऐसा करने की पावर किसके पास में है? तो पार्लियामेंट के पास है। इट कैन मेक अ लॉ एंड इनकॉर्पोरेट दैट स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन, है ना। तो ये कह सकते हैं हम आर्टिकल नंबर 2। उसके बाद एक आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 जो है एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बात करता है। एग्जिस्टिंग स्टेट्स कहने का मतलब कि वो स्टेट जो पहले से भारत का हिस्सा है, जो पहले से भारत की टेरिटरी में शामिल है। एग्जिस्टिंग स्टेट्स, उनके एरिया, बाउंड्रीज, नेम्स इत्यादि में, है ना, एट्सेट्रा, इनमें अगर चेंज करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो, है ना, या तो इनका एरिया घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, या तोड़ के न्यू स्टेट भी बनाया जा सकता है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, नए स्टेट्स को भी क्रिएट किया जा सकता है। क्लियर है। तो ये ऑल्टरेशन और नए स्टेट्स का निर्माण, ये जो भी मॉडिफिकेशंस हैं, चेंजेस हैं, ये सब किया जा सकता है और इन सब को करने की पावर किसके पास है? तो पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल नंबर 3 कहता है इट हैज़ गिवन द पावर टू द पार्लियामेंट कि द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज एंड रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स इन इंडिया। पार्लियामेंट जो है स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकती है आर्टिकल नंबर 3 के तहत। क्लियर है। अब इसकी प्रोसेस जो है हम लोग किसी और क्लास में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे इसको। और आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है, या इसी में अभी थोड़ा चूँकि समय है, वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा और पार्ट 1 ही करेंगे इसमें हम लोग। तो प्रोसेस देख लेते हैं कि जब कोई नया स्टेट बनाया जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रोसीजर ये होता है कि जब भी कोई नया स्टेट बनेगा तो उससे रिलेटेड एक ऑर्डिनेंस आएगा, एक बिल आएगा, है ना। और ये बिल विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट होगा, विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि जब भी ऐसा कोई बिल आएगा कि कोई नया राज्य बनाना है, कोई नया स्टेट बनाना है, तो ये बिल जो है, एक ये ऐसा प्रपोजल जो है ना, इसको प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होगा। और प्रेसिडेंट एक बार जब इसको अपना रिकमेंडेशन दे देता है, इस पर हाँ कर देता है, तो बाय द प्रेसिडेंट ही इसको नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि पहले तो एक बिल आएगा, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है इस बिल को, कि दिस बिल इज सेंट टू द लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, इज सेंट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, कंसर्न्ड स्टेट, कि जिस स्टेट में ये सब बदलाव होना है उस स्टेट को, है ना, असेंबली ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, उसको भेजा जाएगा फॉर इट्स ओपिनियन, है ना। और इस कंसर्न्ड स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को अपना ओपिनियन देना होगा और ये ओपिनियन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड देना होगा, है ना। तो ये स्टेट असेंबली जो है अपनी ओपिनियन देगी, ठीक, विद इन स्पेसिफाइड टाइम। और अगर स्पेसिफाइड टाइम में नहीं देते हैं, जो ये स्पेसिफाइड टाइम कौन तय करेगा? तो प्रेसिडेंट तय करेगा कि कितने समय के अंदर अपना ओपिनियन देना है। और अगर ये स्टेट असेंबली जो है ऐसा ओपिनियन देने में चूक जाती है, समय पे नहीं दे पाती है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। प्रेसिडेंट मान के चलेगा कि ये स्टेट बनाने के लिए इन्होंने हाँ कर दिया है ना, कि दे हैव गिवन अ पॉजिटिव ओपिनियन ऑन दिस मैटर। उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या होगा? तो स्टेप नंबर 3 होगा कि द प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड to accept the recommendation made by the legislative assembly of the concerned state, है ना। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाई सच ओपिनियन। अब उस कंसर्न्ड स्टेट की असेंबली ने अगर हाँ कहा है तो अच्छी बात है ना, लेकिन अगर ना भी कहा है तो, या जो भी ओपिनियन दिया है उस ओपिनियन को मानने के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो बाउंड नहीं है। स्टेप नंबर 4 में ये बिल जो है नाउ इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। अब चाहे लोकसभा में पेश किया जाए या राज्यसभा में पेश किया जाए, ये बिल जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर इस पे जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है वो लागू होगा, बहस होगी, वोटिंग होगा, है ना। और वोटिंग क्या रिक्वायर्ड है, इसको पासिंग में क्या चाहिए? तो 1/2 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट डाल रहे हैं,
उनके हाफ ने अगर हाँ कहा है तो ये बिल पास हो जाएगा, है ना। इफ़ यस देन ये बिल जो है पास हो जाएगा, और जब ये बिल पास हो जाएगा तो जो भी चेंजेस उस बिल में लिखे गए हैं कि ये चेंजेस करने हैं, वो सारे चेंजेस लागू हो जाएंगे, है ना, विल कम इनटू फोर्स। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे आप कि आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, जो पहले से हमारे देश में स्टेट्स हैं, उनमें जो बदलाव करना होगा वो आर्टिकल नंबर 3 के अधीन होता है। और जो नए एरिया या नई टेरिटरी इंडियन टेरिटरी में शामिल करना है, उसको स्टेट बनाना है, तो आर्टिकल नंबर 2 के तहत होता है। आर्टिकल नंबर 2A बना था 35th अमेंडमेंट से, और उसको रिपील कर लिया गया था 36th अमेंडमेंट के माध्यम से 1975 में। तो कभी ये सवाल पूछ लिया जाए कि सिक्किम भारत का राज्य कब बना, तो आप बताओगे कि इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया और इट बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडिया इन 1975। उसके बाद एक आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 4, जो कि लास्ट आर्टिकल है पार्ट 1 का। आर्टिकल नंबर 4 क्या है? ये कहता है कि एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मैं सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कहाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई राज्य बनता है, कोई नया राज्य का फॉर्मेशन होता है, तो संविधान के या कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में चेंज होगा? तो शेड्यूल नंबर 1 में चेंज होगा, क्योंकि राज्यों के नाम कहाँ लिखे गए हैं? तो शेड्यूल नंबर 1 में लिखे गए हैं, है ना। राज्यों के नाम, स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज़ के नाम, उनका एरिया, है ना, ये सारी चीज़ें जो है शेड्यूल नंबर 1 में दिए गए हैं। और ये चीज़ हमको कहाँ मिलती है? अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है, मैंने यहाँ चाहें तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 1 जो है ना, आर्टिकल नंबर 1 सब क्लॉज 1 जो है, जो कि यहाँ हम लोगों ने देखा, ऐसे ही एक और आर्टिकल है इसी में, आर्टिकल नंबर 1 सब क्लॉज 2 मिलता है। आर्टिकल नंबर 1 सब क्लॉज 2 मिलता है। ये कहता है कि स्टेट्स एंड द टेरिटरीज, है ना, आर टू बी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल नंबर 1। states and territories will be as specified, यहाँ shall be का इस्तेमाल हुआ है, बट as specified in शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल 1। तो आर्टिकल नंबर 1 का ही सब क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वही होंगे जो शेड्यूल नंबर 1 में स्पेसिफाई किए गए हैं। तो जब भी कोई नया राज्य बनाएंगे, कोई नया स्टेट बनाएंगे, तो शेड्यूल नंबर 1 में भी चेंज करना होगा। तो वही आर्टिकल नंबर, अच्छा, अगर शेड्यूल नंबर 1 में चेंज करेंगे तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा? क्योंकि भाई जब शेड्यूल्स में चेंज करेंगे तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368 रिक्वायर्स 2/3 मेजॉरिटी। तो ये तो वही बात हो गई कि राज्य बनाने के लिए हमको केवल सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन अगर राज्य का नाम लिखना हुआ शेड्यूल नंबर 1 में, तो उसके लिए हमको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो ये तो अन्याय हो जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन अकरिंग ड्यू टू आर्टिकल नंबर 2 and article 3 shall not be considered an amendment of the constitution, shall not be considered an amendment of the constitution, amendment of the constitution। तो इतना हम समझ रहे हैं कि अगर कोई भी बदलाव होता है ना, पार्ट 1 आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल 2 के तहत, तो उसको आर्टिकल नंबर 368 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। ये आर्टिकल नंबर 4 कह रहा है कि ऐसे जो कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस हैं वो अपने आप हो जाएंगे, उसको अमेंडमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल नंबर 4 है, यानी कि शेड्यूल नंबर 1 में राज्यों का नाम जोड़ना, इनकेस अगर नया राज्य बनता है तो उसको इसने आसान बना दिया है। क्लियर है? तो ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ की चर्चा की गई है। तो बहुत ब्रीफ में हम लोगों ने इसको देखा, और इससे भी ज़्यादा ब्रीफ किया जा सकता है, बट काम का नहीं रहेगा हमारे लिए। यूपीएससी और यूपीपीएससी और बीपीएससी के फैक्ट्स भी इतने ब्रीफ नहीं होते जब आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर स्टेटमेंट टाइप के सवाल आएंगे तो मेरे ख्याल से इतने में काम चल जाना चाहिए। बाकी इसका जो एलैबोरेट वर्जन है, जो और थोड़ा
है ना एक्सटेंडेड वर्जन होगा, उसके लिए मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें हम लोग पॉलिटी को बाकायदा पढ़ेंगे, जिसमें हर चीज़ फिर शामिल हो जाएगी। उसमें PYQs और थियरी एंड जो फैक्चुअल्स हैं उन सब को एक साथ लेके चलेंगे, ताकि एक पूरी कहानी, एक पूरा किस्सा बने। तब तक जो है जुड़े रहिए और इन वीडियोस को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।